धन्यवाद, आपने परमिशन दिया स्टार्ट करने के लिए। तो देखिए, कल वाली क्लास में हम लोग टॉपलिंग मोशन कर रहे थे, ठीक है। टॉपलिंग मतलब ऑब्जेक्ट को पलट देना, ठीक है। तो वो रोटेशन अपना ओवर हो गया। आज से हम लोग सेकेंड बुक का चैप्टर करेंगे, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, जिसको हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये छोटू सा चैप्टर है, ठीक है, तो ज्यादा टाइम अपन नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, जैसे देखिए मान लीजिए ये स्प्रिंग है, ठीक है, आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स लगाने से स्प्रिंग का जो साइज है या साइज है वो क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। उसमें क्या आता है, इलोंगेशन आता है। अगर नीचे खींचेंगे तो क्या आएगा, इलोंगेशन आएगा। लेकिन अगर स्प्रिंग पे ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा। सेम लॉजिक से दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, सब में इलोंगेशन या कंप्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए ये ऐसा रबर टाइप का रॉड है, ये रबर रॉड है, रबर का रॉड है, ठीक है। तो रबर को भी खींचते हैं तो उसका साइज चेंज होता है, ठीक है। तो रबर पे भी आप फोर्स लगा रहे नीचे तो इसका लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और लेंथ क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अगर वहीं पे ये रबर रॉड की जगह, रबर के रॉड की जगह स्टील का रॉड रहता है तो उसका साइज बहुत ज्यादा चेंज होता है क्या, नहीं, ठीक है। लेकिन दोनों पे आप फोर्स सेम लगा रहे हैं। मान लीजिए ये आपका स्टील का रॉड है, ये स्टील रॉड है, ठीक, इस पे भी आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। तो दोनों पे फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाने से लेंथ चेंज होता है, चेंज इन लेंथ, डेल्टा डेल्टा एल, डेल्टा डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज, एल मतलब लेंथ, चेंज इन लेंथ, ठीक है। दोनों में फोर्स सेम लगा रहे हैं लेकिन दोनों में लेंथ चेंज सेम होगा क्या, नहीं। तुम रबर रॉड को भी खींच रहे हो और स्टील रॉड को भी खींच रहे हो तो दोनों में लेंथ चेंज सेम नहीं होगा, लेकिन फोर्स तो सेम लगा रहे हैं, ठीक है। यानी लेंथ में चेंज कौन से मटेरियल पे फोर्स लगा रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये रबर रॉड है तो रबर में ज्यादा चेंज होगा, स्टील में कम चेंज होगा, यानी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि लेंथ में कितना चेंज होगा। और मान लो दो रबर का रॉड है, ये भी रॉड है रबर का और ये भी रबर का रॉड है, ठीक है। दोनों मटेरियल वाइज सेम है, ये भी रबर है, ये भी रबर है, लेकिन इसमें फोर्स एफ लगा रहे हैं और इसमें 2F लगा रहे हैं, तो किसमें लेंथ ज्यादा चेंज होगा, 2F में। यानी आपका लेंथ जो चेंज है वो फोर्स पे भी डिपेंड करता है। तो अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो लेंथ में चेंज क्या होगा, ज्यादा कि कम, ज्यादा, ठीक है। तो ज्यादा फोर्स लगाने से लेंथ ज्यादा चेंज होगा, यानी लेंथ में जो चेंज है वो दो चीज पे डिपेंड करता है, किस पे आप फोर्स कितना लगा रहे हैं, दूसरा मटेरियल कैसा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज है। फोर्स लगाने से एक्चुअल में क्या होता है, ये स्प्रिंग टाइप का बिहेवियर है। जैसे स्प्रिंग, जैसे ये स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग को नीचे खींच रहे हैं, स्प्रिंग को नीचे खींचेंगे तो स्प्रिंग इस आप पे फोर्स किधर लगाएगा, ऊपर, ठीक है। स्प्रिंग किधर लगाता है, स्प्रिंग को आगे खींचते हैं तो स्प्रिंग छोड़ देंगे तो स्प्रिंग पीछे जाता है, क्योंकि स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। सेम लॉजिक से जैसे रबर को हम लोग खींचते हैं, छोड़ दिए तो वो वापस, जैसे नॉर्मल सा रबर होता है उसको खींच दिए, जो नोट में बांधने वाला रबर होता है, चोटी में बांधने वाला रबर होता है, उसको खींच दिए वापस से छोड़ देते हैं, वैसा ही साइज हो जाता है, ठीक है। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि आप फोर्स लगाएं, तो फोर्स लगाएं तो किसी भी चीज को, जैसे कि मान लो ये रॉड है, ठीक है, आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो इसके अंदर क्या होता है, सब इलेक्ट्रॉन वगैरह से बना है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आप फोर्स लगाएं तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे, ये फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, तो क्या होगा, इसके ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन, एक दो तरह का फोर्स होता है, एक कोहेसिव फोर्स होता है और एक कोहेसिव मतलब सेम मॉलिक्यूल, एक होता है एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोहेसिव फोर्स, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे हैं, वो नीचे जा रहा है, तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो बोलता है कि नहीं नहीं तुमको जाने नहीं देंगे,
ठीक है। तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन उस नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है। तो वो चाहता है कि ये जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है नीचे ना जाए। ये फोर्स क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि आपने फोर्स लगाया, ठीक है। जैसे स्प्रिंग में, जैसे नॉर्मल, जैसे स्प्रिंग का नेचर होता है वैसे ही स्प्रिंग को नीचे खींचेंगे तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा? ऊपर। सेम लॉजिक से कोई भी रॉड को नीचे खींचते हैं तो ये कोई भी चाहता है कि अपना लेंथ सेम रखना, ठीक है। तो वो रॉड अपने अंदर में एक फोर्स क्रिएट करता है, वो अंदर की तरफ, ठीक है, सो दैट कि ये इसको क्या करे? अपोज करे, ठीक है। ये फोर्स आपने हटा दिया तो ये भी फोर्स हट जाएगा। ये फोर्स का टेंडेंसी क्या है? लेंथ को चेंज नहीं होना देना, इसलिए इसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे स्प्रिंग में नीचे फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग इस पे फोर्स ऊपर लगाएगा। जैसे ही स्प्रिंग को नीचे खींच के छोड़ दिए तो स्प्रिंग वापस अपने जैसा हो जाता है। जैसे रबर को खींच के छोड़ दिए तो रबर वापस से शेप रिगेन कर लेता है, क्योंकि अपोजिट यस डायरेक्शन में सर। फोर्स लगता है, उसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब तो यहाँ पे हम लोग दो टर्म के बारे में बात करेंगे। एक स्ट्रेस, ठीक है। एक तो मानसिक स्ट्रेस होता है आप लोग को, ओ इतना क्लास हो जा रहा है, जैसे कल भी आप लोग का क्लास है, अरे बाप क्या फिजिक्स डेली डेली हो जा रहा है, वो स्ट्रेस, वो मानसिक स्ट्रेस अलग है। यहाँ पे फोर्स वाला स्ट्रेस है। स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। आपने किसी रॉड पे फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने से वो उसका लेंथ क्या होगा? चेंज होगा। तो क्या होगा? वो फोर्स को अपोज करने के लिए अंदर वाला मॉलिक्यूल ऊपर फोर्स लगाता है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ये फोर्स और ये एरिया, फोर्स अपॉन एरिया को स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेस, फोर्स लगाएं, फोर्स लगाएंगे तभी लेंथ चेंज होगा, हाँ कि ना? ठीक है। तो फोर्स यस सर। लगा रहे हैं तभी लेंथ चेंज हो रहा है। तो लेंथ चेंज होने से, चेंज इन लेंथ को स्ट्रेन कहते हैं, मतलब स्ट्रेन को डिफाइन करूंगा मैं, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ होता है, ठीक है। तो फोर्स क्या है? आपने फोर्स लगाया, उससे क्या प्रोड्यूस हुआ? स्ट्रेस। आपने फोर्स लगाया, खींचा, तो उससे क्या प्रोड्यूस हुआ? स्ट्रेस। उस स्ट्रेस की वजह से ही क्या क्रिएट होता है? स्ट्रेन। तो पहले क्या लगा? पहले क्या आता है? स्ट्रेस आता है कि स्ट्रेन आता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस का इफेक्ट है स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेन और ये सब अपन देखेंगे, ठीक है। तो कोई मटेरियल का नेचर है, आप उसमें फोर्स हटाएं तो वो वापस से बॉडी शेप रिगेन कर लिया, तो वैसे बॉडी को इलास्टिक बॉडी कहते हैं, ये सब अपन लिखेंगे, इलास्टिक बॉडी। कोई कोई बॉडी में फोर्स लगाएं, जैसे क्ले वगैरह है, क्ले वगैरह में फोर्स लगा के जैसा भी शेप बना दीजिए, हाथे गोरा जैसा भी बना दिए, वो वैसा ही शेप रहता है। लेकिन रबर को खींचिएगा तो वो वापस से शेप रिगेन कर लेता है। लेकिन क्ले में जैसा शेप दे देते हैं वैसा ही शेप रहता है, तो वो अपना शेप रिगेन करता है क्या? नहीं। तो उसको हम लोग कहते हैं, कैसा बॉडी कहते हैं? प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी उसको कहते हैं जो शेप रिगेन कर ले। ऐसा कोलिजन में भी बताता था कि इलास्टिक कोलिजन किसमें होता है? जिसमें टकराने के बाद शेप रिगेन हो जाए, वैसा ही इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। तो वैसा ही सिमिलर नेचर यहाँ पे होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्ट्रेस क्यों आ रहा है? स्ट्रेस क्यों आ रहा है? क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, तभी स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेस आया तब स्ट्रेन आता है, ठीक है। अब ये जो, और किसी में भी लेंथ में चेंज, अभी आपको बताया मैं, किसी में भी लेंथ में चेंज कितनी, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा? मटेरियल, दूसरा आपने कितना मटेरियल फोर्स लगा, ठीक है। फोर्स। चलिए, तो अपन अब डिफिनेशन वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग कहते हैं कोई चीज ज्यादा स्ट्रांग है, कोई चीज ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, कोई चीज ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे एक ये सिंपल सा प्लास्टिक का रॉड है और ये लोहे का रॉड है, ये आयरन है और ये प्लास्टिक का रॉड है, ठीक है। कौन जल्दी टूट जाएगा? सर प्लास्टिक का प्लास्टिक, रॉड क्योंकि टूट उसका जाएगा, मटेरियल ठीक अच्छा है? नहीं है। हाँ, अच्छा नहीं है, ठीक। तो प्लास्टिक का है और आयरन का है, तो यानी ज्यादा स्ट्रांग किस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं? जो जल्दी टूट जाता है वो स्ट्रांग है कि वीक है? वीक है। तो वीक। स्ट्रांग, किसी भी चीज का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है कि वो जल्दी फेलियर हो रहा है कि लेट से फेलियर हो रहा है? जल्दी। जल्दी। तो स्ट्रेंथ 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 डिपेंड करेगा। अगर जल्दी फेलियर हो गया मतलब टूट गया, यानी स्ट्रेंथ मतलब ज्यादा स्ट्रांग है कि वीक है? वीक है, ठीक है, वीक है। जल्दी टूट गया। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिपेंड करता है आपका एबिलिटी टू, मतलब अपोज द फेल्यूर, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग कुछ कुछ डेफिनेशन लिखेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ a material may be defined as the ability to resist
द फेल्योर एंड इट्स बिहेवियर under the action of applied force. कोई भी मटेरियल का स्ट्रेंथ उससे डिटरमाइन करते हैं कि वो फेल्योर को रेजिस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, जब तक अगर बाहर तक का फोर्स अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. The change in shape or size of body depends on two factors. ठीक, पहला अप्लाइड फोर्स, दूसरा दूसरा क्या होता है? नेचर ऑफ मटेरियल. इस केस में स्ट्रेस हम लोग डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा स्ट्रेस को सिग्मा से, इसको पढ़ते हैं सिग्मा. ठीक है. द रिस्टोरिंग फोर्स developed due to external force per unit एरिया. तो सिंपल सा याद रखिएगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया. स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया. एफ यहाँ पे फोर्स है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, सी एस ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो जैसे प्रेशर को भी डिफाइन कैसे करते हैं? फोर्स अपॉन एरिया. तो स्ट्रेस भी वही है, तो यूनिट वाइज दोनों सेम होता है. ठीक है. तो एसआई यूनिट, ये सब आपको जब यूनिट डायमेंशन करा रहा तो उसमें बताया था, एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस एज. तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? यूनिट न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं. ठीक है. डायमेंशन T-2, तो इसका फोर्स का होता है ML T-2, और एरिया का क्या होता है? L स्क्वायर. तो एक L कैंसिल हो जाएगा, तो ML-1 T-2. ठीक. तो सिंपल सा स्ट्रेस याद रखिएगा, आप फोर्स लगाएं, उसकी वजह से इंटरनल फोर्स आया, और वो फोर्स इक्वल अपॉन एरिया, यानी सिंपल सा फोर्स अपॉन एरिया ही स्ट्रेस होता है. और स्ट्रेस और काइंड ऑफ प्रेशर दोनों सेम होता है. ठीक है. तो स्ट्रेस ये आपका ऐसा है. There are three types of material. जैसे आपको कोलिजन में भी बताया था, 3 तरह का कोलिजन होता है. कौन कौन सा? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और पार्शियल. ठीक है. तो उसी तरह 3 तरह का मटेरियल होता है. परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल किसको कहेंगे? जो शेप रीगेन कर लेगा या नहीं करेगा? कर लेगा. तो पहला परफेक्टली इलास्टिक material. The body which regain its shape if external force is removed. ठीक. याद रखिएगा, जब भी किसी में चीज में भी फोर्स लगाए तो थोड़ा थोड़ा आपका शेप चेंज होता है. ठीक है. अपने को पता नहीं चलता है लेकिन. ठीक है. जैसे कि मान लीजिए ये है,
ये स्टील का रॉड है, ठीक है, स्टील रॉड है, आप इसमें फोर्स लगा रहे हैं नीचे, ठीक है, तो स्टील रॉड है या आयरन का रॉड है, उसमें फोर्स लगा रहे हैं, तो अपने को लगेगा नहीं कि वो चेंज हो रहा है, लेकिन इतना कम चेंज होता है। जैसे नॉर्मल देखिए घर में पौधा होता है, प्लांट्स, ठीक है, आप देखिएगा डेली, डेली अगर उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एक सप्ताह के बाद देखिएगा सडनली, तो आपको दिखेगा कि वो बढ़ा है, चेंज हुआ है, क्योंकि डेली इतना चेंज होता है कि अपने को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, लेकिन एक सप्ताह के बाद देखेंगे तो अरे वो सडनली वो थोड़ा बड़ा हुआ है, ठीक है। सेम लॉजिक से स्टील रॉड में भी आप फोर्स लगा रहे हैं, तो इतना कम चेंज होता है माइक्रोमीटर नैनोमीटर में कि अपने को ऑब्जर्व नहीं होता है, तो अपने को लगता है कि ये चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसमें भी चेंज होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें ये फोर्स हटा देंगे तो ये वापस से अपना शेप रिगेन कर लेता है, क्योंकि स्टील रॉड के पास, मतलब स्टील रॉड का शेप चेंज करना आसान है क्या? नहीं, तो आप इसमें थोड़ा भी फोर्स लगाने से इसमें चेंज होता है, लेकिन जैसे ही हटाएंगे ये तुरंत रिगेन कर लेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे मान लो सेम फोर्स रबर रॉड में लगाए, सेम फोर्स रबर रॉड में लगाए, ये रबर, ठीक है, अगर कोई पूछेगा स्टील ज्यादा इलास्टिक है कि रबर ज्यादा इलास्टिक है, तो क्या बोलेंगे? तो याद रखिएगा ये अपना ये ऐसा लगता है कि रबर ज्यादा इलास्टिक होता है, लेकिन ये इलास्टिसिटी चैप्टर के बेसिस पे रबर, सॉरी, स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है। तो देखिए कैसे है, तो दोनों में फोर्स सेम लगा रहे हैं, दोनों में फोर्स सेम लगा रहे हैं मान लो, तो दोनों में लेंथ में चेंज होगा, ठीक है। तो मान लो रबर में ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो हो सकता है कि वो ज्यादा स्ट्रेच हो गया, स्प्रिंग टाइप का चीज है, मान लो स्प्रिंग टाइप का चीज है, स्प्रिंग को ज्यादा फोर्स लगा के खींच दिए, तो अब वापस से रिगेन करता है, लेकिन पूरा रिगेन कर पाता है क्या? नॉर्मल पेन का स्प्रिंग होता है टिकटॉक वाला, तो उसको भी खींच के छोड़ दीजिएगा तो उसका शेप थोड़ा सा, थोड़ा रिगेन करता है, लेकिन अब थोड़ा रह ही जाता है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी कैसे मतलब ऐसे तो अपने को लगता है कि रबर ज्यादा इलास्टिक है, लेकिन इस चैप्टर के बेसिस पे तो देखो दोनों में फोर्स सेम लगाए, किसमें ज्यादा चेंज होगा लेंथ में? रबर में, ठीक है। तो रबर में हो सकता है कि जब वापस से फोर्स हटाएं, वापस से फोर्स हटाएं तो ये रिगेन कर पाए, लेकिन पूरा रिगेन नहीं कर पाएगा। जैसे नॉर्मल सा रबर है, उसको भी ज्यादा खींचिए, उसको छोड़ दीजिएगा तो वापस से रिगेन तो करेगा, पूरा रिगेन नहीं कर पाएगा। लेकिन सेम फोर्स स्टील रॉड पे लगाएं तो स्टील रॉड में ज्यादा चेंज होगा क्या? नहीं, एकदम नैनोमीटर वगैरह में रहेगा, आप उसको हटाइएगा तो वो वापस से रिगेन कर लेता है, ठीक है। तो याद रखिएगा उल्टा होता है कि रबर के कंपैरेटिवली स्टील क्या होता है, ज्यादा इलास्टिक होता है, क्योंकि स्टील सेम फोर्स पे ज्यादा चेंज किस में होता है? सेम फोर्स लगाएं, दोनों केस में सेम फोर्स लगाएं तो किसमें ज्यादा चेंज होगा? रबर में। तो जब फोर्स हटाएंगे तो सिंस स्टील में चेंज कम हुआ है तो वो तुरंत अपना रिकवर कर लेगा, लेकिन रबर में पूरा रिकवर नहीं हो पाता। तो इलास्टिसिटी किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं? शेप रिगेन हो जाएगा कि नहीं होगा? रिगेन हो जाएगा, जिसमें 100% रिगेन हो जाता है उसी को इलास्टिक कहते हैं। इसलिए ये स्कूल के एग्जाम में भी पूछता है कि ये इसमें से कौन सा ज्यादा इलास्टिक है, स्टील है कि रबर है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो पूछता है। तो याद रखिएगा, अपने को लगता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रबर ज्यादा इलास्टिक होता है, लेकिन स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है। द बॉडी विच रिगेन इट्स शेप इफ एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड, उसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं। मतलब जैसे नॉर्मल पूल टेबल है, बिलियर्ड्स वगैरह खेल रहे हैं, एक बॉल से दूसरे बॉल टकरा रहा है, तो एक बॉल दूसरे बॉल पे टकरा रहा है, यानी टकरा रहा है तो फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, लेकिन बॉल का शेप चेंज हो जाता है क्या? लेकिन टकराने में तो कुछ ना कुछ फोर्स तो लगता है, तो फोर्स में थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन अपने को फील नहीं होता, वो वापस से रिगेन कर लेता है, ठीक है। तो नॉर्मल सा बॉल्स है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, वो बिलियर्ड्स बॉल, ठीक है। सेकेंड है परफेक्टली प्लास्टिक, तो ये सब टाइम पास चीज है, ये सब बस एक बार सुन लीजिए, हो गया, ठीक है। परफेक्टली प्लास्टिक उसको कहते हैं जो थोड़ा भी शेप रिगेन नहीं कर लेता है, थोड़ा भी शेप रिगेन नहीं कर पाता है। जैसे मिट्टी, मिट्टी का कोई चीज है, अभी मान लो क्ले टाइप का, क्ले में जैसा शेप बना दीजिए वो वैसा ही का वैसा ही रहता है, हाँ कि ना? ठीक है, उसमें थोड़ा भी रिगेन नहीं हो पाता। तो द बॉडी विच डज नॉट रिगेन इस शेप और साइज इवन पार्शियली, ठीक है। तो इसका एग्जांपल बोलेगा तो मड, क्ले, ये सब बोलेगा, ठीक है। एक तीसरा होता है पार्शियली, पार्शियली मतलब बीच में, पार्शियली इलास्टिक बोलो या प्लास्टिक बोलो। द बॉडी विच रिगेन its shape
बट नॉट कंप्लीटली। ऐसा बॉडी जो अपना शेप कंप्लीटली रिगेन नहीं कर पाता है उसको हम लोग परफेक्टली सॉरी पार्शियली कहते हैं। बाकी परफेक्टली में पर इलास्टिक में पूरा रिगेन करना चाहिए, प्लास्टिक में थोड़ा भी रिगेन नहीं हो पाता है। जैसे क्ले जैसा शेप बना के छोड़ दोगे वैसा ही रहेगा, पार्शियली में थोड़ा मोड़ा रिगेन हो पाता है, ये ऐसा रहता है। ठीक है, तो आप तो अभी तक आप सिंपल सिंपल सा याद रखिएगा, ये लाइन लिख लीजिएगा। स्टील और रबर में कौन ज्यादा इलास्टिक होता है? स्टील। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। यहाँ पे इलास्टिक कहने का मतलब क्या? जिसका शेप ज्यादा चेंज हुआ है या जो शेप रिगेन किया, कि शेप रिगेन किया, तो फोर्स दोनों में सेम लगाएंगे तो रबर में ज्यादा चेंज होगा, स्टील में कम चेंज होगा। फोर्स हटा दिए, स्टील रिगेन कर लेगा, रबर पूरा रिगेन नहीं कर पाएगा, इसलिए स्टील को ज्यादा इलास्टिक कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी तक आपको बताया मैं कि फोर्स का इफेक्ट, किसी बॉडी का शेप साइज जो चेंज हो रहा है वो उसके लिए दो डिटरमाइनिंग फैक्टर है, कितना फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी का नेचर क्या है। और आप फोर्स लगा रहे हैं उससे क्या डेवलप होता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। बॉडी का तीन तरह का टाइप का बॉडी होता है, जैसा बकवास चीज है। चलिए अब हम लोग स्ट्रेन, ठीक है, तो स्ट्रेन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी अपॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, स्ट्रेस आएगा तभी स्ट्रेन आएगा, बिना स्ट्रेस का स्ट्रेन आ जाएगा क्या? नहीं, पहले क्या आता है? स्ट्रेस, और उसका इफेक्ट है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज change in physical quantity, change in physical quantity divided by that physical quantity. ठीक है, आप लोग को अभी बताया मैं स्ट्रेस को किस लेटर से डिनोट करते हैं? सिग्मा। ठीक है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपन एरिया होता है, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है, डायमेंशन ml -1 t-2 होता है। स्ट्रेन को हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, इट इज या ई भी कह सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय गोल गोल ई। ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, इसको एप्सिलॉन कह सकते हैं, एप्सिलॉन, या इसको आप ई भी कह सकते हैं। तो स्ट्रेन, ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। मान लो एक्स है फिजिकल क्वांटिटी, तो आपको बताया मैं ये ट्रायंगल को क्या कहते हैं हम लोग? डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है चेंज इन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो जैसे एक्स यहाँ पे लेंथ भी ले सकते हैं, एक्स एरिया भी ले सकते हैं, एक्स वॉल्यूम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए ये स्टील प्लेट है, आप स्टील प्लेट को ऐसे खींच रहे हैं, तो इस केस में एरिया चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्लेट को मान लो खींचेंगे, ठीक है, तो उसका एरिया चेंज होगा, तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा ए बाई ए। वहीं पे अगर रॉड है, रॉड में तो हम लोग लेंथ बोलेंगे, रॉड को क्या मानते हैं? 1D 2D, 1D सिर्फ लेंथ होता है, तो इसका अगर खींचेंगे तो इसका लेंथ चेंज होगा, तो इस केस में डेल्टा एल बाई एल आएगा, इस केस में क्या आएगा? डेल्टा ए बाई ए आएगा। वहीं पे मान लो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसा बलून टाइप का चीज है, मान लो बलून है, तो बलून पे फोर्स लगाएंगे तो उसका क्या होगा? क्या चेंज होगा? वॉल्यूम। 3D चीज है तो उसमें वॉल्यूम चेंज होगा, तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, तो तुम देखोगे तो अगर कोई पूछेगा स्ट्रेन का क्या यूनिट होता है? स्ट्रेन का यूनिट, ठीक है, यूनिट लेस, क्योंकि चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ ही हुआ, और नीचे भी क्या है? लेंथ है, तो लेंथ लेंथ क्या हो जाता है? कैंसिल आउट, तो इट इज ए यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो आज के बाद से याद रखना है, स्ट्रेस का सॉरी स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है? क्या होता है स्ट्रेन का यूनिट? यूनिट लेस। लोग सुनाई दे रहा है ना? हेलो हेलो, तुम लोग सुनाई दे रहा है ना? हेलो यस सर, यस सर। तो स्ट्रेन, तो याद रखना है इट इज ए यूनिट लेस एज वेल एज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये फिजिक्स में कुछ ही चैप्टर एकदम आसान है, उसमें से ये सब आता है। ठीक है, ये एकदम आसान चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर है। ठीक है, पता भी नहीं चला कब खत्म हुआ। ये रोटेशन वगैरह के कंपैरिजन में इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, रोटेशन 18-19 लेक्चर है, ये 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, तो नेग्लिजिबल ही मानेंगे। जब फिर मैं कुछ बोलूंगा फिर बोलोगे सर कितना खिंचाई कर रहा है। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, स्ट्रेन मतलब चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी अपन फिजिकल क्वांटिटी होता है, इसको एप्सिलॉन या ई से डिनोट करते हैं, ई इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स होगा। ठीक है,
तो आपको दो दो चीज बताया मैं, एक स्ट्रेस और एक स्ट्रेन, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सोचो, ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे, स्ट्रेस ज्यादा लगाएंगे तो स्ट्रेन ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा। ज्यादा स्ट्रेस मतलब फोर्स ओपन एरिया है, फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो स्ट्रेस क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? एफ बाई ए। तो अगर फोर्स ज्यादा किए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो स्ट्रेस ज्यादा होगा। और स्ट्रेस यानी आप इस रॉड पे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें चेंज क्या होगा? ज्यादा कि कम? ज्यादा। तो यानी स्ट्रेन क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी इससे समझ सकते हैं कि स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। तो एक हुक हुक आप लोग उस केमिस्ट्री बायो में भी पढ़े होंगे, रॉबर्ट हुक, ठीक है। एक हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ, ये क्या बोल के मारा कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, यानी जब चेंज बहुत कम है, ऐसा नहीं कि पूरा 100% लेंथ 1 मीटर था खींच के 2 मीटर कर दिया, उस केस में नहीं। जब फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन 5 से 10% का डिफॉर्मेशन हो रहा है परसेंटेज में, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस ऑन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू strain प्रोड्यूस्ड, ठीक है। या उल्टा भी बोल सकते हो, स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, ये दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। लेकिन ये तभी अप्लाई करेंगे जब आपका डिफॉर्मेशन क्या होगा? लार्ज या स्मॉल? स्मॉल। स्मॉल डिफॉर्मेशन में, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब स्ट्रेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा। और स्ट्रेन को ई। तो ई सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? ई। ये कौन बताया? हुक। तो ऐसा भी बोल सकते हैं सर, आप बताएं। नहीं, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन, सॉरी सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन होता है। तो जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी है तो इसको हटाते हैं तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है उसको ई कहते हैं, ठीक है। ई, ई आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड इट इज नोन एज, इट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो हुक्स ने क्या बोला कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है, वो एप्सिलॉन है। और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाले हैं उसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का अगर फॉर्मूला पूछेगा तो क्या लिखेंगे? ई इक्वल टू क्या होगा? ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हाँ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी यानी कैपिटल ई। तो कैपिटल ई का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई ई या स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर यूनिट वाइज पूछेगा, यूनिट, तो स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है? स्ट्रेन का यूनिट लेस होता है। और स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? पास्कल। यानी ये यूनिट लेस है, ये हट गया, तो जो स्ट्रेस का यूनिट होगा वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट होगा, हाँ कि ना? ठीक है। तो याद रखना स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर सेम इन यूनिट लेस, सॉरी सेम इन यूनिट, ठीक है। तो SI यूनिट of modulus of elasticity is न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है। यानी स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम होता है, क्योंकि स्ट्रेन का कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, यूनिट नहीं होता है। तो ये तो और डायमेंशन इसका वही ml-1 t-2, डायमेंशन ml-1 t-2, ठीक। चलिए, तो अभी आपको क्या क्या बताया मैं कि किसी बॉडी में इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कितना फोर्स लगा रहे हैं, दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल कितना है। 3 तरह का मटेरियल होता है, बॉडी कितना शेप रिगेन किया उस बेसिस पे, पूरा कर लिया तो कौन सा बॉडी होगा? परफेक्टली इलास्टिक। कुछ भी नहीं किया तो प्लास्टिक, पार्शियली तो पार्शियली, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस कब प्रोड्यूस होगा? जब फोर्स लगाएंगे, वो रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है, सिग्मा से डिनोट करते हैं, जिसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, डायमेंशन ml-1 t-2। स्ट्रेस लगाते हैं तो उससे क्या आता है? स्ट्रेन। स्ट्रेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्शन,
सर मैंने नहीं बोला है। नहीं, मैं वो तो समझ में आ रहा है मेरे को। हाँ, तुम तो बस यही बोलता है, पिघल गया। हाँ हाँ, अभी तो मैं बोल भी नहीं रहा, तुम पहले इलेक्शन। हाँ, तो स्ट्रेन को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एक्स बाय एक्स, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी अपॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और हुक्स लॉ क्या बोला है कि अगर डिफॉर्मेशन स्मॉल है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्टली, इनवर्सली, डायरेक्टली। वहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसका यूनिट क्या होता है? पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन का यूनिट यूनिट लेंथ होता है। चलिए, तीन तरह का स्ट्रेस होता है तो तीन तरह का स्ट्रेन होगा, तो तीन तरह का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। एक एक करके हम लोग समझेंगे। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, देयरफॉर देयर आर correspondingly three types of strain, three types of strain and three types of modulus of elasticity. Types of modulus of elasticity. ठीक, तो याद रखिएगा कितना तरह का स्ट्रेस होता है? तीन। हर स्ट्रेस में एक स्ट्रेन मिलेगा, तो यानी कितना तरह का स्ट्रेन होगा? तीन। और हर स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए एक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, तो कितना मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा? तीन। ठीक है, तीन तीन तीन। चलिए, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला, टेंसाइल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, तो पहला पहला जो स्ट्रेस है, टेंसाइल बोलो या लॉन्गिट्यूडनल बोलो, दोनों का मतलब सेम है, समझ लेंगे। जैसे एक रॉड है, आप लोग मुझे सोच के बताओ। सिंपल, मान लो ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, सिर्फ रॉड को, मतलब ये ग्राउंड पे रखा हुआ है और ऐसे खींच रहे हैं, तो लेंथ में चेंज होगा क्या? ऐसा फोर्स लगा रहा है, नहीं। लेंथ में चेंज होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों साइड फोर्स लगना चाहिए, यानी ये दोनों साइड फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, एलोंग द लेंथ लग रहा है या परपेंडिकुलर टू लेंथ लग रहा है? एलोंग द लेंथ। और किसी भी चीज को खींचते हैं, जैसे रस्सी को खींचते हैं, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? टेंशन। इसलिए इसका नाम पड़ा टेंसाइल स्ट्रेस। और एलोंग द लेंथ लगा रहे हैं, एलोंग द लेंथ खींच रहे हैं, एलोंग द लेंथ, इसलिए इसका नाम लॉन्गिट्यूडनल पड़ा। ठीक है, तो ये फोर्स की वजह से इसका क्या चेंज होगा? लेंथ चेंज होगा। ठीक है, यानी फोर्स अगर एलोंग द लेंथ लग रहा है तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको कौन सा स्ट्रेस कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। एकदम सिंपल सा, सो इजी। ठीक है, तो द स्ट्रेस या द फोर्स या the stress produced when force acts along the length of rod is known as longitudinal और टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, जो अगर फोर्स एलोंग द लेंथ लग रहा है तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगा उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, तो इसी में हम लोग लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इस केस में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रहा है? लेंथ। रॉड को खींच रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है? लेंथ। तो यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी चेंज इन लेंथ, इट इज डिफाइंड एज change in length upon length, change in length upon initial length। इनिशियल लेंथ। ठीक है, यानी स्ट्रेन, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मान लो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है,
अब इसमें स्ट्रेस निकालेंगे। स्ट्रेस क्या होता है आपको बताया था, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। आप मुझे सोच के बताओ एरिया कौन सा लेंगे, ये सर्कल वाला एरिया लेंगे या कर्व सरफेस एरिया लेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना जिस सरफेस पे लगा रहे हो, तो सरफेस ये सर्कुलर रीजन पे लगा रहे हो तो एरिया उसी का लेंगे। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी इसमें ये होगा। जो ही नहीं है कि आपका सर्कुलर रॉड हो, मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो, ऐसा भी क्रॉस सेक्शन हो सकता है। ठीक है ऐसा। तो इस केस में जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मान लो ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ए है, तो इस केस में फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, स्क्वायर के लिए, तो उसमें सिग्मा ये हो जाएगा। तो सिंपल सा याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस दोनों का मतलब क्या होता है, सेम। वो कब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कब लेंगे, जब फोर्स किधर लगेगा, एलॉन्ग द लेंथ। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है, ये एक रॉड है, इसको ऐसे टांग दिए हैं और यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो मुझे बताओ इसको क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे कि नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ये जो फोर्स लग रहा है एलॉन्ग द लेंथ लग रहा है। ठीक है, लेकिन एक तरफ फोर्स लग रहा है, दूसरी तरफ फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। कौन लगा रहा है, वो दीवार लगा रहा है। और सिंस ये रॉड है, ये तो फिक्स्ड है इस पे, तो नीचे एफ लग रहा है और ये रॉड नीचे नहीं मूव कर रहा है, तो ऊपर भी फोर्स सेम होगा, तो दीवार भी सेम फोर्स एफ लगाएगा। यानी ये सिनारियो और ये सिनारियो एकदम सिमिलर। ठीक है, इस केस में भी नीचे खींच रहे हैं, एलॉन्ग द लेंथ ही इसका लेंथ चेंज होगा, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। और इस स्ट्रेस की वजह से कौन सा स्ट्रेन आता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसमें क्या चेंज होता है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी चेंज होता है, लेंथ। तो इस केस में स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। ठीक है, आपको बताया मैं, हुक्स लॉ क्या बोला है, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ई, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इस स्ट्रेस में जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज करते हैं उसको कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग नॉट ओल्ड, यंग। ठीक है, तो इस केस में द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी in this case is known as Young's modulus of elasticity. इलास्टिसिटी इसको गामा बोलो या वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। गामा बोलो या इसको वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जब भी फोर्स अलोंग द लेंथ लगाते हैं, किसी चीज को खींच रहे हैं, उसका लेंथ बढ़ा रहे हैं या ऐसे खींच रहे हैं, वैसे स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं, उसमें लेंथ चेंज हो रहा है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। और इसमें इलास्टिसिटी जो यूज करते हैं उसको यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज कहते हैं। तो हुक्स लॉ आपको बताया था मैं, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू एप्सिलॉन। तो यहाँ पे सिग्मा कितना है, फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है उसको यंग मॉड्यूलस कहते हैं, और एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल। तो यानी इस ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 60-70% क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मूला से आएगा, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपल सा, स्ट्रेस कितना क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल इंटू क्या मल्टीप्लाई किया, गामा। गामा बोलो या वाई बोलो, यहाँ पे वाई को क्या कह रहे हैं हम लोग, यंग्स मॉड्यूलस। लेकिन सिंस ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो आपको बताया मैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कोई भी हो उसका भी यूनिट क्या होता है, स्ट्रेस टाइप, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, नाम एक स्पेशल दे दिया है, जैसे स्ट्रेस में एक नया ये स्पेशल नाम लगा दिया, लेकिन स्ट्रेस तो स्ट्रेस ही रहेगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी तो एनर्जी ही रहता है, यूनिट वाइज क्या होगा, जूल, डायमेंशन क्या होगा, ml स्क्वायर t-2। उसी तो नाम लगा दिया है, टेंसाइल, लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन स्ट्रेस तो स्ट्रेस ही रहेगा। ठीक है, तो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो याद रखना है, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू गामा डेल्टा एल बाई एल, फोर्स अपॉन एरिया गामा डेल्टा एल बाई एल। ठीक, एक आपका मान लीजिए ये रॉड ऐसा है, आप इसमें ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो इस केस में लेंथ चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। इसमें भी अलोंग द लेंथ लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, इलोंगेशन होगा कि कंप्रेशन होगा,
तो इस केस में इसको, ये भी इसी का पार्ट है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, ये भी इसी टाइप का पार्ट है, बस टेंसाइल में लेंथ बढ़ रहा है, कंप्रेसिव में लेंथ कम हो रहा है, मतलब वही चीज है। कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब एलोंग द लेंथ लगा रहे हैं लेकिन लेंथ कम कर रहा है, तो ये आपका टेंसाइल हो गया। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस उसको कहते हैं जब फोर्स किधर लगता है, एलोंग द लेंथ या परपेंडिकुलर टू लेंथ, एलोंग द लेंथ, उसमें क्या चेंज होता है, लेंथ, तो उसकी स्ट्रेन को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, और इस केस में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ, उसको गामा या वाई से डिनोट करते हैं, और सिंपल सा स्ट्रेस इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी टाइम स्ट्रेन होता है, यानी एफ बाई ए इक्वल टू गामा डेल्टा एल बाई एल। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, यही फॉर्मूला से 70% क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए, ये हो गया। आपको बताया था मैं कितना तरह का स्ट्रेस होता है, तीन, हर में एक स्ट्रेन आएगा, हर में एक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा, एक निपटा दिए, दो और बचा है। दूसरा, मान लो ये एक रॉड है, ठीक है, ये ऐसा पोल है, जमीन पे पोल वगैरह गिरा हुआ है, ऐसा पोल गिरा हुआ है, अभी आप फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो मुझे बताओ ये फोर्स एलोंग द लेंथ लगा रहे हैं क्या, नहीं, एलोंग द लेंथ लगाने के लिए फोर्स ऐसा लगाना चाहिए था। ठीक है, तो उसके इसमें वो क्या बन जाता, लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल। अभी फोर्स क्या लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर, और कोई भी लाइन ऐसा रहता है उसको टेंजेंशियल लाइन कहते हैं, कोई भी कर्व में ये ऐसा टच करता है उसको क्या कहते हैं, टेंजेंट। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है टेंसाइल स्ट्रेस, सॉरी टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसको कहते हैं टेंजेंशियल। ये फोर्स लगा रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, ये रॉड थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा नीचे फिक्स्ड है, ऊपर है ऐसा है, तो इस केस में ये ऐसा थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है, हाँ कि ना, डेल्टा एक्स, और ये लेंथ मान लो एल था। ठीक है, तो इस केस में, या इसको आप वो क्यूब से भी समझ सकते हैं, ये क्यूब है, ये फिक्स्ड है, ग्राउंड पे फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इस केस में भी क्या होगा, शेप चेंज होगा, ऐसा थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, हाँ कि ना। ठीक है, एक डब्बा टाइप का, आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं ऐसा, तो टेढ़ा हो जाएगा, ये कुछ डिस्टेंस शिफ्ट हुआ, डेल्टा है, और ये बेस से कितना ऊपर लगा रहे हैं, मान लो एल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ऊपर खींचते हैं तो वो टेंस लॉन्गिट्यूडनल होता है, परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, इस फेस के परपेंडिकुलर लगा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग, इसका नाम दिया गया। तो अभी सेकेंड वाला जो देखेंगे वो क्या है, टेंजेंशियल या शियर, शेयर नहीं, शियर स्ट्रेस, तो याद रखिएगा। तो इस केस में जो फोर्स लग रहा है एलोंग द लेंथ लग रहा है कि परपेंडिकुलर टू लेंथ लग रहा है, परपेंडिकुलर। ठीक है, when the stress produced when force is acting perpendicular to face, yeah, perpendicular to length, is known as shear stress. The strain produced in this case is known as shear strain. ठीक, तो जब भी किसी भी फेस के परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, जैसे ये डेस्क है, इसके फोर्स परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, अगर ऊपर खींचते हैं तो टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे लगा रहे हैं परपेंडिकुलर, तो उसको क्या कहेंगे, टेंजेंशियल। ठीक है, तो ये ऐसा एक्चुअली क्या होता है, ये ऐसा बॉक्स है, मान लो फिक्स नहीं है, ऊपर फोर्स तुम ऐसे लगा रहे हो और नीचे फोर्स ऐसे लगा रहे हो, तो इसको भी हम लोग टेंजेंशियल ही कहेंगे, हाँ कि ना। ठीक है, एक में ऐसे लगा रहे हो, एक में ऐसे, तो ये थोड़ा टेढ़ा होगा कि नहीं होगा। ठीक है,
तो इसमें भी वही होता है, नीचे वाला आप ऊपर फोर्स लगा रहे हो, नीचे वाला फिक्स वाला पीछे फोर्स लगा रहा है, ये ऐसा रहता है। और टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस से जो स्ट्रेन आता है उसको कहते हैं शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो इस केस में ई जो होगा, तो आप जिस जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो, फोर्स की वजह से वो कितना शिफ्ट हुआ, जिस पॉइंट पे फोर्स लगाए वो डायग्राम में कितना शिफ्ट हुआ, डेल्टा एक्स। और जहां पे फोर्स लगाए उसका ग्राउंड से कितना डिस्टेंस है, एल, यानी शियर स्ट्रेन ये होता है। जिस पॉइंट पे फोर्स लगाए वो कितना शिफ्ट हुआ डिवाइडेड बाय उसका ग्राउंड से कितना ऊपर फोर्स लगा रहता है। तुम लोग को समझ में आ रहा है? हेलो 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 हेलो, यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये सब एकदम आसान चीज है, ठीक है। तो याद रखना शियर स्ट्रेन मतलब जिस पॉइंट पे फोर्स लगाएं वो पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ आपके फोर्स की वजह से। तो आप देख रहे हैं डायग्राम में वो कितना शिफ्ट हुआ, डेल्टा एक्स अपॉन वो जहां पे फोर्स लगाएं उसका ग्राउंड से कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस है वो एल, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल होता है। तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है ये ऐसा, ठीक है। अब इस केस में जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, रिजिडिटी, ठीक है। रिजिडिटी मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, शेप चेंज नहीं हो रहा है, पहले सीधा था टेढ़ा हो गया, ठीक है, वो ऐसा, ठीक है। तो रिजिडिटी, अगर ज्यादा रिजिड होगा बॉडी तो उसमें चेंज करना आसान है क्या, नहीं, ठीक है। तो द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस, और हाँ एक चीज बताना रह गया, तो देखिए आपने रॉड, पहले रॉड ऐसा था, अब रॉड थोड़ा टेढ़ा हो गया, यानी हम लोग कह सकते हैं ये इतना एंगल घूम गया, ठीक है। ये एंगल मान लो थीटा है, ये डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा एक्स, और ये डिस्टेंस क्या है, एल। तो डेल्टा एक्स अपॉन एल, इस ट्राइंगल के लिए डेल्टा एक्स क्या है, परपेंडिकुलर है, और एल क्या है, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। यानी आप इस केस में जो स्ट्रेन है उसको tan थीटा भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर थीटा बहुत छोटा है, ठीक है, याद रखो ये सब कभी कभी हम लोग यूज करेंगे, फॉर वेरी स्मॉल थीटा, वेरी स्मॉल थीटा साइन थीटा रफली इक्वल टू tan थीटा, रफली इक्वल टू थीटा होता है। वेरी स्मॉल थीटा के लिए 1 डिग्री 0.5 डिग्री, उस केस में साइन थीटा और थीटा का वैल्यू रफली सेम होता है, ठीक है। तो फॉर स्मॉल थीटा, थीटा यहाँ पे रेडियन में होना चाहिए, याद रखना, tan थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं, तो स्ट्रेन इक्वल टू एंगल हो जाएगा। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जब एंगल बहुत छोटा है, एल्स हम लोग नॉर्मली स्ट्रेन को क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एल लिखेंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी in this case is known as, आपको अभी बताया मैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ, जैसे यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को किससे रिप्रेजेंट किए थे, गामा या वाई से। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से, रिजिडिटी, ठीक है। ये ईटा आप कहीं कहीं आप देखिएगा इसको जी से भी डिनोट करते हैं, जी से, कैपिटल जी से, ठीक है। घबराना नहीं है, सब तो ईटा बताएं, यहाँ पे जी है, ठीक है, भावनाओं को समझिए बस। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। इसका भी यूनिट वही होगा, सारे इलास्टिसिटी का यूनिट वही होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, डायमेंशन ml-1 t-2, ठीक है। समटाइम्स रिटन है जी, कभी कभी जी से पढ़े। तो इसके अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो आपको पता है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, एस, सिग्मा इक्वल टू स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन इनटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन क्या है डेल्टा एक्स अपॉन एल, और इलास्टिसिटी क्या है ईटा है, ठीक है। आप इसको डेल्टा एक्स, अगर एंगल स्मॉल है तो डेल्टा एक्स बाई एल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरल फॉर्मूला ये है। लेकिन ये सब फॉर्मूला आपको कम यूज आएगा, आपको बताया मैं, जो मेन फॉर्मूला यूज आएगा वो आपको पहला वाला है,
गामा वाला फॉर्मूला था, ये आपके ऐसा है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सोच के बताओ, सॉलिड सॉलिड का लेंथ चेंज कर, पानी का लेंथ चेंज कर सकते हैं क्या? पानी पानी का लेंथ चेंज कर सकते हैं क्या? जैसे रॉड है, रॉड को खींच सकते हैं, उसका लेंथ चेंज कर सकते हैं, रॉड पे ऐसे उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगा के। पानी ये ठीक, ये नोट कर लिए होगे तुम लोग, ये लिखो यहाँ पे। जैसे पानी है, ये पानी का सरफेस है, ठीक है। तो पानी में थोड़ा भी फोर्स लगाओगे, तो पानी में थोड़ा भी फोर्स लगाओगे, ऐसा वो होता है क्या सियरिंग वगैरह? ये सब सिर्फ किस में आता है? सॉलिड में, गैस में भी नहीं आएगा। तो याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल हो या सियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस हो, ये अगर जब भी बात करेंगे हमेशा किस में बात करेंगे? सॉलिड में, ठीक है। अगला जो देखेंगे वो हाइड्रोलिक स्ट्रेस है। तीसरा हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो जैसे मान लो ये ऐसा कुछ कुछ है, कोई भी 3D बॉडी है, ठीक है, रबर का है या बलून है या कुछ भी है, ठीक है। अभी आप इस पे चारों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और ये लाइटर बॉडी है, आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो चारों तरफ से फोर्स लगाने से इसका वॉल्यूम कम होगा, हाँ कि ना? ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो इस केस में वो जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, यानी एक तरह समझो ना, एक बलून है, बलून पे चारों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका भी शेप क्या होगा? धीरे धीरे पचकते जाएगा, कम होता जाएगा, तो प्रेशर की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो उसको इसको हम लोग प्रेशर भी कह सकते हैं या हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जैसे कुछ कुछ लिक्विड होता है या एयर है, एयर को कंप्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक, नहीं कर सकते हैं। तो एलपीजी सब कैसे है, ठीक है। तो ये मतलब आपके गैस को भी कंप्रेस किया जा सकता है, तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस गैस में भी रहेगा। कुछ कुछ लिक्विड को भी कंप्रेस कर सकते हैं, कुछ कुछ लिक्विड को भी कंप्रेस कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको ये प्रॉपर्टीज मिलेगा। सॉलिड को तो कंप्रेस कर ही सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस आपको तीनों में मिलता है, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी, गैस में भी। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल और शियर स्ट्रेस लिक्विड और गैस में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस, तो द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड ऑन बॉडी या इन बॉडी if force is acting perpendicular on each point on the surface, ठीक है। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस सिग्मा का फॉर्मूला वो एक तरह का प्रेशर ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर लगाने से क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम। तो इस केस में द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड in this case is known as volume strain, ठीक है। स्ट्रेन जो रहता है, इस केस में स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बोलो? डेल वी बाई वी, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डेल वी बाई वी, ठीक है। इसमें इलास्टिसिटी जो यूज करते हैं उसको कहते हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी in this case is known as
बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये सब जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना तो उसमें भी एक दो जगह यूज है बल्क मॉडुलस, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो इस केस में अब मुझे बताओ, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा कि ज्यादा? कम। तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, एक चीज बढ़ाते हैं तो दूसरा चीज कम होता है। तो आप लोग को याद होगा, बताया था मैं, जैसे ये एक सिस्टम है, इसमें धीरे धीरे कुछ मास डाल रहे हैं, तो अगर पूछेगा डीएम बाई डी टी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? इसमें मास डाल रहे हैं, तो ओवर द टाइम इसमें मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा? ज्यादा। तो डीएम बाई डी टी पॉजिटिव होता है, यानी टाइम बढ़ रहा है तो मास भी बढ़ रहा है। वहीं पे इसके नीचे में होल है और यहाँ पे रेती भरा हुआ सैंड, और ये आगे जा रहा है, तो ओवर द टाइम इसका मास क्या होगा, कम, क्योंकि इसमें से सैंड नीचे गिरता रहेगा। तो इसमें डीएम बाई डी टी क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक, तो से इसमें जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो इसका शेप ज्यादा चेंज होगा, ज्यादा वॉल्यूम कम होगा। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है, तो एक चीज बढ़ रहा है दूसरा चीज कम होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन यूज आता है। ठीक है, तो डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर इक्वल टू, तो ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को यहाँ पे क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस, टाइम्स स्ट्रेन। इसमें स्ट्रेन को क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो डेल्टा वी बाई वी, लेकिन साथ में एक माइनस साइन आता है। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, कम। बस माइनस साइन का यही मतलब है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम। हियर नेगेटिव साइन indicates that as pressure increases, volume decreases. तो प्रेशर की वजह से किसी भी सॉलिड बॉडी पे लगा रहे हैं या गैस पे लगा रहे हैं, उसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है उसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हैं। उसकी वजह से वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी होता है। इस केस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज करते हैं उसका नाम क्या है, बल्क मॉडुलस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी बी इक्वल टू, सॉरी डेल्टा पी इक्वल टू बी टाइम्स माइनस डेल्टा वी बाई वी। माइनस साइन का बस यही मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, सॉरी प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और कुछ मतलब नहीं है। एक इसमें ही छोटा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज द इनवर्स ऑफ, इट इज द इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का उल्टा कंप्रेसिबिलिटी होता है। हाँ हाँ, बल्क मॉडुलस बोल रहे हैं ना भाई, बल्क मॉडुलस किस में आया, लॉन्गिट्यूडनल में आया क्या कि रोटेशन में, किस में आया बल्क मॉडुलस, हाइड्रोलिक में आया ना भाई। तो इस बल्क मॉडुलस का ही पार्ट होगा फिर। तो कंप्रेसिबिलिटी होता है के इक्वल टू 1/b, ये सिंपल सा। कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस होता है। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कितना तरह का स्ट्रेस होता है, 3, और उसमें कितना तरह का स्ट्रेन आएगा, 3। कितना तरह का इलास्टिसिटी होता है, 3। पहला कौन सा स्ट्रेस बताया, लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल। वो कब लगता है, जब फोर्स किधर लगता है, एलॉन्ग द लेंथ। तो उसमें क्या चेंज होता है, लेंथ। तो उसमें कौन सा स्ट्रेन आता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता है। उसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा या वाई। स्ट्रेस का यूनिट फोर्स अपॉन एरिया या मीटर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। स्ट्रेन का क्या यूनिट होता है, यूनिटलेस। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट वही स्ट्रेस टाइप का होता है। ठीक है, दूसरा कौन सा स्ट्रेन बताया, स्ट्रेस बताया, टेंजेंशियल या शियर। वो उसमें फोर्स किधर लगना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो उस केस में स्ट्रेन को क्या कहते हैं, शियर, शियर स्ट्रेन। और उसमें इलास्टिसिटी को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसको ईटा या जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और उस केस में जो शियर स्ट्रेन था उसका फॉर्मूला क्या था,
शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला, शियर स्ट्रेन का आप फोर्स लगाएं कितना आगे शिफ्ट हुआ, डेल्टा एक्स है, कितना उसका लेंथ है एल, डेल्टा एक्स बाई एल, ये ठीक है। अब तुम लोग नहीं बोलेगा भाई, अब तुम लोग चुपचाप रहेगा। अब तुम लोग बोलो भाई, तीसरा कौन सा स्ट्रेस बताया? हेलो हेलो हेलो, ऑनलाइन बंद हो। तीसरा कौन सा स्ट्रेस बताया? हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक, ठीक है, वो प्रेशर की वजह से आता है। और उसमें जो स्ट्रेन आता है उसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेन। यानी डेल्टा वी बाई वी। उस और इसमें जो इलास्टिसिटी यूज करते हैं क्या नाम है? बल्क बल्क मॉड्यूलस। मॉड्यूल। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी। बी। बी से। तो ये पूरा फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, क्या लिखते हैं? बी ब्रैकेट में डेल्टा वी बाय वी माइनस में। हाँ, डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर इक्वल टू बल्क मॉडुलस टाइम्स माइनस डेल्टा वी बाई वी। और बल्क मॉडुलस के उल्टा को क्या कहते हैं? इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस को क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। और ये क्या कहता था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कौन से ऑब्जेक्ट में पाया जाता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड। सॉलिड। और टेंजेंशियल वाला? सॉलिड। सॉलिड। बल्क वाला? तीनों में। तीनों में। बल्क वाला आपका तीनों में, ठीक है। चलिए, और आपको बताया मैं स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन में कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली। डायरेक्टली। अब स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन ग्राफ देखेंगे, स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन ग्राफ, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहले ग्राफ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन, स्ट्रेस को किधर रखेंगे? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे। स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन है तो स्ट्रेस को कहाँ रखेंगे? वाई एक्सिस। और स्ट्रेन आपका ये, ठीक है। चलिए, इसका ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। छोटा करो। बताएंगे इतना जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। देखिए, ये स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन का ग्राफ है, कोई भी मेटल स्टील रॉड के लिए ड्रॉ किया गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये सब फाउंड किया गया, ठीक है। तो आप देखिएगा स्टार्टिंग में स्ट्रेन आपका वाई एक्सिस पे है और स्ट्रेस एक्स एक्सिस पे है। पहले क्या लगाते हैं? स्ट्रेन आता है कि पहले स्ट्रेस आता है? स्ट्रेस। तो आप देखिए स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग में स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, तो स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रहा है क्या? नहीं, यानी कम फोर्स से ज्यादा चेंज नहीं आता है, ठीक है। बढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर दिए तब जाके स्ट्रेन आया, ठीक है। स्टार्टिंग में स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन की कर्व। ओ से पी में, ओ से पी में कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन या कर्व? स्ट्रेट लाइन। तो आपको बताया था स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए, स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन क्या होता है? डायरेक्टली, ठीक है। तो यानी ओ से पी में, ओ से पी में आपका स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, यानी हुक्स लॉ वैलिड है, वैलिड, ठीक है। पी को हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट, प्रोपोर्शनल लिमिट तक, यानी इतने ही पॉइंट तक, इतना तक, ये पी पॉइंट तक ही आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। यानी सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। और इस रीजन में अगर स्ट्रेस हटा दिए, ठीक है, खींच खींच के रखे हुए हैं और छोड़ दिए, तो वापस से शेप रिगेन हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, यानी ओपी में बॉडी कैसा नेचर का है? इलास्टिक या प्लास्टिक? इलास्टिक या प्लास्टिक, ठीक है। स्ट्रेस हटाने से बॉडी शेप रिगेन कर लेता है,
ठीक है। तो इन दिस रीजन upon removing the force या स्ट्रेन वेनिसेस, स्ट्रेन गायब हो जाता है। ठीक है, ओ से पी में। अब पी से ई में देखेंगे तो आप देखिएगा पी से ई में स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, अभी भी ऊपर जा रहे हैं, तो स्ट्रेन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आप स्ट्रेस पी से ई में ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। और पी से ई में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? आगे, यानी स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो अभी भी पी से ई में भी आपका अगर स्ट्रेस हटाते हैं तो स्ट्रेन 0 हो जाएगा, यानी ये इस केस में भी बॉडी इलास्टिक नेचर का है। लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है क्या? ये ग्रीन वाला लाइन स्ट्रेट, ओए ऑनलाइन में, ओए तुम लोग को पी से ई में स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? नो सर। तो यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, सॉरी छोटा ई स्ट्रेन है ना, ये तो वो तो कांस्टेंट होता है। सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी इज नॉट वैलिड बट स्ट्रेस अपॉन रिमूवल ऑफ स्ट्रेस अपॉन removal of stress, strain become 0। ठीक है, यानी स्ट्रेस हटा देंगे तो अभी भी स्ट्रेन गायब हो जाएगा, यानी बॉडी रिगेन कर लेगा शेप। ठीक है, तो ई को जैसे पी को प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं, ई को कहते हैं यील्ड पॉइंट या यील्ड लिमिट, यील्ड लिमिट। ठीक है, अब ई से यू में देखिएगा, ई से यू में आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं लेकिन स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं लेकिन स्ट्रेन तो बहुत ज्यादा बढ़ा। यहां तक में देखिए, यहां तक में ओ से ई में स्ट्रेस इतना बढ़ा है लेकिन स्ट्रेन ज्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन जैसे ही ई से आगे गए तो स्ट्रेस ज्यादा नहीं बढ़ा है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी अब बॉडी का नेचर क्या हो जाएगा? इलास्टिक रहेगा क्या? नहीं, अब ये प्लास्टिक, यानी अब अगर स्ट्रेस हटाओगे ना तो पूरा बॉडी रिगेन नहीं कर पाता है। ठीक है, पार्शियली करता है। ठीक है, यानी कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह ही जाता है। ठीक है, तो बियॉन्ड ई अपॉन रिमूवल of stress, strain does not become 0 and body becomes permanently डिफॉर्म्ड। ठीक, थोड़ा डिफॉर्म्ड। तो एक कोई भी पॉइंट एक सिलेक्ट कर लीजिए, तो एकदम थोड़ा सा आगे किए, तो अगर स्ट्रेस 0 कर दिए ना, ये कुछ रिगेन करता है लेकिन पूरा आप देखिए ये जो रेड वाला पॉइंट दिखा रहा हूं मैं, रेड वाला जो पॉइंट था ये अब ग्रीन हो गया है। तो ये पॉइंट पे हम लोग स्ट्रेस हटा दिए तो स्ट्रेस धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन स्ट्रेन अगर कम होके इसको यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं, वो यहाँ पे आता है। ठीक है, यानी पूरा रिगेन नहीं कर पाता है। ठीक, ये सब एनसीईआरटी में ये सब ग्राफ दिया हुआ है। 1% या 2% रह जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं परमानेंटली डिफॉर्म। आप यू पॉइंट के आगे देखिएगा, यू पॉइंट के बाद ग्राफ किधर जा रहा है, नीचे या ऊपर? नीचे, यानी हम लोग नीचे जा रहे हैं, यानी स्ट्रेस कम कर रहे हैं या ज्यादा? कम। लेकिन स्ट्रेन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी एक लिमिट के बाद स्ट्रेस थोड़ा कम भी कर देंगे फिर भी स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो यू को कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इसके बाद आपका मटेरियल फेल्योर हो जाएगा, और एफ मतलब फेल्योर है, इसके बाद टूट जाएगा। ठीक है, सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है या एक रॉड है, आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं,
फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, एक लिमिट के बाद ये रॉड टूट जाएगा। वो लिमिट कब मिलेगा आपको? एफ तक, ठीक है। यहाँ पे यू को क्या कहते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट मतलब इस पॉइंट तक स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ रहा है, यू पॉइंट तक स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन बढ़ रहा है, लेकिन यू के बियॉन्ड में स्ट्रेस कम भी किए तो भी स्ट्रेन क्या हो रहा है? बढ़ने लगा, ठीक है। तो यू पॉइंट यू इज known as ultimate strength stress, ठीक है, in UF region upon decreasing the stress strain keeps on increasing, at F body ठीक। तो ये ग्राफ में कुछ कुछ पॉइंट है वो आपको याद रखना है, ठीक है। आपको बताया मैं ओ से पी वाला रीजन को क्या कहते हैं? ओ से पी में आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेस हटाएंगे तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। पी वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां तक आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या था? प्रोपोर्शनल था। पी से ई में प्रोपोर्शनल है क्या? स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन अभी भी बॉडी कैसा नेचर का है? इलास्टिक। अगर स्ट्रेस हटाएंगे तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। और ई को कौन सा पॉइंट कहते हैं? यील्ड पॉइंट। लेकिन ई से ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे, अब स्ट्रेस हटाएंगे तो 0 होगा क्या स्ट्रेन? नहीं। अब यानी परमानेंट प्लास्टिक नेचर आने लगा, यानी ई तक बॉडी का नेचर क्या था? इलास्टिक। ई के बियॉन्ड जाने से प्लास्टिक नेचर स्टार्ट हो गया, ठीक है। यू को क्या कहेंगे? अल्टीमेट स्ट्रेस स्ट्रेन, क्योंकि वहां तक स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तभी स्ट्रेन बढ़ रहा है, लेकिन उस पॉइंट के बाद स्ट्रेस कम भी कर रहे हैं तो भी स्ट्रेन बढ़ रहा है, ठीक है। और एफ को कौन सा पॉइंट कहते हैं? फेलियर पॉइंट। तो याद रखिएगा यू और एफ अगर पास पास है, यू और एफ के बीच डिस्टेंस कम है, तो बॉडी ब्रिटल नेचर का होगा। ब्रिटल समझ में आता है? डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी, ये सब। ब्रिटल मतलब वो टूट जाएगा। तो याद रखिएगा यू और एफ पास पास है तो ब्रिटल नेचर होगा ऑब्जेक्ट का, अगर दूर दूर है तो डक्टिलिटी नेचर होगा। ये मतलब ये बस एग्जांपल कि ई से अगर थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा कर दिए तो आप स्ट्रेस हटाई भी तो स्ट्रेन को 0 होना चाहिए था, 0 नहीं होता है, वो 1% रह ही जाता है स्ट्रेन, क्योंकि बॉडी प्लास्टिक नेचर आ गया, ठीक है। तो इफ यू एंड एफ आर नियर बाई then body is of, if u and f are far then body, अगर u और f पास पास है तो बॉडी का नेचर क्या होगा? ब्रिटल, और ब्रिटल नेचर। डक्टाइल नेचर, ठीक है। तो ये ग्राफ में ये सब पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। और सिंस ओ से पी में लाइन स्ट्रेट लाइन था, तो स्ट्रेट लाइन में एक स्लोप होता है, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या था? गामा इंटू ई, ठीक है। रॉड वगैरह की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल हम लोग उसका स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे हैं, तो यानी ये y है, सिग्मा को y पे डालें
और एप्सिलॉन एक्स पे। तो स्ट्रेट लाइन में जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस सी, हाँ कि ना। और ये जो स्टार्टिंग स्ट्रेट लाइन हुआ है कहां से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से, इसलिए इंटरसेप्ट 0 है, तो y इक्वल टू mx। तो इसमें कंपेयर करेंगे, यहाँ पे m को क्या कहते हैं, नहीं m को क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन स्लोप। तो कंपेयर करेंगे, तो इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो स्लोप यहाँ पे क्या है, गामा है। तो याद रखिएगा ओपी लाइन का स्लोप क्या बताता है, यंग मॉडुलस। ओपी लाइन का स्लोप क्या बताता है, यंग मॉडुलस, यानी स्लोप ऑफ ओपी लाइन gives यंग्स मॉडुलस। तो ओ से पी में स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल था, बाकी जगह नहीं है, ठीक है। ओ से ई तक में बॉडी नेचर इलास्टिक है, यानी स्ट्रेस हटाएंगे स्ट्रेन 0 हो जाएगा, लेकिन बियॉन्ड ई गए तो बॉडी में प्लास्टिक नेचर आ गया। यू तक स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन बढ़ रहा है, लेकिन यू के बाद स्ट्रेस कम करने से भी स्ट्रेन बढ़ रहा है। यू और एफ पास पास है तो बॉडी का नेचर क्या है, ब्रिटल। अगर दूर है तो डक्टाइल नेचर है। और स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो ये आपका ऐसा रहता है। क्या भाई तुम लोग को ये सब ग्राफ समझ में आया? यस सर। यस सर। तो एक एक पॉइंट ये सब इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इस ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ऐसा बना देगा, दो अलग अलग ग्राफ दे देगा, एक में बोलेगा यू और एफ पास पास है, एक में यू और एफ दूर दूर कर देगा, बोलेगा कौन सा ज्यादा ब्रिटल है। तो जिसमें यू और एफ पास होगा वो वाला बॉडी ज्यादा ब्रिटल होगा, ठीक। तो ये सब आपको पॉइंट रहता है ये सब। तो ये ग्राफ किसका वर्सेज किसका ड्रॉ किए हुए हम लोग, स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन। स्ट्रेस किस पे, वाई पे, और स्ट्रेन एक्स एक्स। स्टार्टिंग में लाइन कैसा है, स्ट्रेट, उसके बाद कर्व, ठीक। और इसका ग्राफ जो बताता है एनर्जी लॉस बताता है, एरिया, सॉरी, ग्राफ का कुछ एरिया होता है, ठीक है। तो इसका एरिया एनर्जी लॉस बताता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, द एरिया अंडर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ gives work done per unit वॉल्यूम। यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन का एरिया, यानी सिग्मा इंटू स्ट्रेन है, इसका एरिया, ठीक। तो ये आपका वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और अभी आपको बताया था ना, सॉलिड हैज, सॉलिड में तीनों इलास्टिसिटी होता है या एक होता है या दो होता है, सॉलिड हैज ऑल टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। यानी गामा भी है, ईटा भी है और बी भी है। बट लिक्विड एंड गैसेस हैज ओनली बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, एक होता है नेक्स्ट पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है, जैसे एक रॉड है, ये रॉड है, मान लो रॉड को तुम खींच रहे हो, ये रॉड को तुम खींच रहे हो, आप लोग मुझे सोच के बताइए, रॉड को खींचे तो वो ऐसा हो गया, ये केस 1 है, ये केस 2 है। रॉड को खींचे तो वो कैसा दिखेगा, 1 वाला, मतलब 1 वाला या 2 वाला, 2, क्योंकि रॉड को खींच रहे हैं तो लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। रॉड को खींच रहे हैं, मान लो 2 kg का रॉड है, तो खींच के 5 kg हो जाएगा क्या, नहीं, 2 kg ही रहेगा। मान लो गोल्ड का रॉड है, खींचे एल्युमिनियम का बन जाएगा क्या, नहीं, गोल्ड का ही रहेगा। यानी मास सेम है और गोल्ड का ही है, यानी डेंसिटी सेम है,
तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास सेम है, डेंसिटी सेम है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो लेंथ बढ़ा रहे हैं तो ये सेम होना चाहिए, यानी एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ होता है। तो लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो लेंथ बढ़ने से एरिया क्या होगा, कम, ठीक है। यानी आपका लेंथ बढ़ाते हैं तो एरिया क्या होता है, कम। या अगर डायमीटर के केस में कहा जाए, ये पहले डायमीटर डी था, अब डायमीटर क्या हो गया, छोटा की बड़ा, छोटा, ठीक है। तो पॉइजन रेशियो में अगर लेंथ बढ़ाते हैं, मतलब पॉइजन रेशियो वो है कि लेंथ बढ़ाने से डायमीटर क्या होता है, कम या ज्यादा, लेंथ बढ़ाने से कम होता है, ठीक है। एक बढ़ा रहे हैं, एक लेंथ बढ़ रहा है तो डायमीटर कम हो रहा है, तो यहाँ पे भी माइनस साइन यूज आता है, ठीक है। तो डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाई एल, यानी लॉन्गिट्यूडनल सॉरी लैटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये आपका फॉर्मूला सिंपल सा रहता है। तो इट इज डिफाइंड एज lateral strain upon longitudinal strain, ठीक है। पॉइजन रेशियो का भी सिंबल सिग्मा ही होता है, ठीक है। स्ट्रेस का भी यही होता है, लेकिन याद रखिएगा ये होता है डेल्टा डी अपॉन डी, और ये होता है डेल्टा एल अपॉन एल, और ये माइनस साइन रहता है। माइनस साइन क्यों है, क्योंकि लेंथ बढ़ा रहे हैं तो डायमीटर क्या होगा, कम। एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, इसलिए ये आपका पॉइजन रेशियो है, ये स्ट्रेस नहीं है, ये पॉइजन रेशियो है, याद रखिएगा ये पॉइजन रेशियो, ठीक है। नाम है एक जोकर के नाम पे है वो ऐसा। डेल्टा डी बाई डी यानी चेंज इन डायमीटर बाई डायमीटर, तो इसका भी यूनिट नहीं है, इसका भी यूनिट नहीं है, तो पॉइजन रेशियो का कोई यूनिट होगा क्या, नहीं। लेकिन सिग्मा स्ट्रेस में होता था, स्ट्रेस का यूनिट तो होता था, तो याद रखिएगा अगर सिग्मा 1.5 दिया हुआ है मान लो, तो यानी और कुछ यूनिट नहीं दिया, यानी वो पॉइजन रेशियो है, ठीक है। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ठीक है, ये ऐसा रहता है। तो पॉइजन रेशियो, तो ये डेल्टा डी बाई डी ही लैटरल स्ट्रेन है, नीचे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, वो तो आपको बताया है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक। तो 90% थ्योरी आपका इस चैप्टर का खत्म हो गया है, ठीक है। आपको बताया मैं ये छोटू सा चैप्टर स्ट्रेन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये सब बस बेसिक फॉर्मूला है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह करेंगे। लेटरल स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल मतलब डेल्टा एल बाय एल, लेटरल मतलब डेल्टा डी बाई डी, ये ऐसा रहता है, ठीक है। ये पॉइजन रेशियो है, सिंपल से याद रखने का है। अब आप लोगों को बताया था जब स्प्रिंग बता रहा था, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस के एक्स, माइनस साइन बस डायरेक्शन बताता है, यहाँ पे एक्स क्या होता है, चेंज इन लेंथ। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें चेंज इन लेंथ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल से नहीं, कैसे, डेल्टा एल, ठीक है। और फोर्स तो यूज कर ही रहे हैं, और जैसे ही मान लो स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग मान लो स्प्रिंग को तुम खींच रहे हैं, स्प्रिंग को खींचने से या कंप्रेस करने से उसमें एनर्जी स्टोर्ड होता है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है तुम लोग बताओ तो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग इसी चीज का यूज करेंगे लॉजिक। तो जैसे कि मान लो ये रॉड है, ये दीवार है, उसमें ये रॉड हैंग कर दिए, ये रॉड हैंग कर दिए, आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो रॉड को नीचे खींच रहे हैं, तो अभी बताया मैं इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसको किधर खींचेगा, ऊपर, यानी जैसे स्प्रिंग को आगे खींचते हैं तो स्प्रिंग पीछे फोर्स लगाता है, ये सेम फोर्स एफ लगाता है, ठीक है। तो अभी आपको बताया था मैं ये किस कैटेगरी में आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में आएगा कि वॉल्यूम स्ट्रेस में आएगा कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस में, किस में आएगा, लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल में स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, गामा टाइम्स स्ट्रेन, तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है गामा, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ इक्वल टू ए गामा बाई एल इंटू डेल्टा एल, हाँ कि ना, ठीक है। तो और ये
फोर्स के अपोजिट लग रहा है। आप देखिएगा ये माइनस साइन हटा दीजिए, अगर स्प्रिंग फोर्स में F इक्वल टू क्या होता है kx। आप इस फॉर्मूला को और इस फॉर्मूला को कंपेयर करेंगे। ये स्प्रिंग फोर्स को भी रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, क्योंकि आप इसको आगे लगा रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स पीछे लगता है। यहाँ पे भी ये जो रिस्टोरिंग फोर्स ग्रीन वाला ऊपर है वही है, ठीक है। तो और वहां पे x क्या होता है, चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पे डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ। ये F रिस्टोरिंग फोर्स है, ये भी F रिस्टोरिंग फोर्स है। तो कंपेयर करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट K को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। उसी तरह रॉड का स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, A गामा बाई एल। तो ये याद रखिएगा, यानी फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, ये सॉरी फोर्स कांस्टेंट ऑफ रॉड क्या हो जाएगा, A गामा बाई एल। ये सिंपल सा है, जैसे F इक्वल टू kx होता है उसी तरह F इक्वल टू A गामा अपॉन L इंटू डेल्टा एल है। डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, वहां पे x चेंज इन लेंथ होता है। तो x और डेल्टा एल सिमिलर है, FF सिमिलर है, तो K और A गामा बाई एल सिमिलर होगा। यानी रॉड का फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, A गामा बाई एल। तो यानी यहाँ पे भी रॉड को नीचे खींच रहे हैं, तो रॉड को तो स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। उसी तरह रॉड को खींचेंगे तो रॉड में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन रॉड, stored in rod due to elongation, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या चल रहा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हाफ के की जगह क्या आएगा यहाँ पे, लैम्डा ए गामा अपॉन एल। और वहां पे x मतलब चेंज इन लेंथ होता है, यहाँ पे चेंज इन लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एल। तो वहां पे एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे डेल्टा एल का होल स्क्वायर आएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, रॉड को खींचते हैं तो उसमें भी एनर्जी स्टोर्ड होता है, कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, ए गामा बाई एल, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ए गामा बाई एल डेल्टा एल ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी है हाफ ए गामा बाई एल डेल्टा एल का होल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। तो रॉड का वॉल्यूम, तो ये रॉड है, ये रॉड का एरिया ए है, रॉड का लेंथ एल है। तो रॉड का वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू एल। ए से ए कैंसिल हो गया, तो हाफ गामा डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा एल बाई एल। देखिए यहाँ पे डेल्टा एल का होल स्क्वायर है, एक डेल्टा एल इसके साथ कंबाइन किया, एक डेल्टा एल इसके साथ कंबाइन किया। तो ये डेल्टा एल बाई एल को क्या कहते हैं, स्ट्रेन। और गामा डेल्टा एल बाई एल क्या होता है, गामा और डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन है। तो गामा डेल्टा एल, गामा और इंटू एप्सिलॉन क्या होता है, सिग्मा। यानी ये क्या है, सिग्मा, और ये क्या है, एप्सिलॉन। यानी फॉर्मूला क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखना है, हाफ, पहला टर्म क्या है, स्ट्रेस, और दूसरा टर्म क्या है, स्ट्रेन। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ स्ट्रेस टाइम स्ट्रेन होता है, हाफ स्ट्रेस टाइम स्ट्रेन। ये सिंपल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, स्प्रिंग फॉर्मूला से कंपेयर करके। रॉड का स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए गामा बाई एल। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो हाफ ए गामा बाई एल डेल्टा एल का होल स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलेगा तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हाफ स्ट्रेस टाइम स्ट्रेन। तो ये सब फॉर्मूला सब अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप लोग कट लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।